हम लोग बसेस में जब ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि ड्राइवर के सिर के ऊपर एक लंबा सा मिरर लगा रहता है बीच में एकदम बस के। उससे क्या होता है कि ड्राइवर है वो पैसेंजर्स पर नजर रख पाता है, क्योंकि उस मिरर के अंदर सारे पैसेंजर्स का इमेज बनता है, पूरे पैसेंजर्स का। एक छोटा सा मिरर होता है उसमें सबका इमेज बनता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं लुकिंग ग्लासेस में। लुकिंग ग्लासेस जो बाइक में, कार्स में साइड में लगा रहता है, बसेस में, ट्रक्स में। इससे क्या होता है, पीछे के जो भी बसेस आ रहे हैं या फिर जो कुछ भी पीछे से आ रहा होता है वो उसमें दिखता है। तो उसमें देखते हैं कि काफी दूर तक इंसान दिखता है। अगर हम लोग उसको उठा के हाथ में ले लें तो देखते हैं कि हमारा चेहरा उसमें छोटा दिखता है। तो ये कौन से मिरर्स हैं? हम लोग फिर मैजिकल शोज में जाते हैं, मैजिक मिरर शोज में। जैसे कोई ऐसा शो जिसमें मिरर से रिलेटेड कुछ दिखाता हो, जैसे साइंस सिटी आप चले जाओ या फिर आप किसी सर्कस में चले जाओ, म्यूजियम में चले जाओ इवन, तो देखते हैं कि अलग अलग तरीके का मिरर रहता है। उस मिरर्स के सामने जब हम लोग जाते हैं तो कभी हम लोग मोटे दिखते हैं, कभी हम लोग छोटे दिखते हैं, कभी लंबे दिखते हैं, कभी बहुत पतले दिखते हैं। ये सारे मिरर्स क्या हैं? ये किस टाइप के मिरर हैं? हमारे घर में जो मिरर है वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा पाता है। ये सारे करतब हम लोग हमारे घर वाले मिरर में तो नहीं दिखा सकते। यानी कि वो जो मिरर है वो अलग ही टाइप का मिरर होता है। हमारे घर में तो प्लेन मिरर होता है, लेकिन वहां जो हम लोग को देखने को मिलता है वो अलग ही टाइप का मिरर है। वो कौन सा मिरर है, हम लोग आज यही पढ़ने वाले हैं। अगर आपको सिंपली सही से समझना है तो आप घर में एक चम्मच उठाओ, चम्मच को एक बार इस तरफ देखो और एक बार पलट के देखो। देखिएगा एक बार क्या इमेज बनता है। आप एक बार करके देखिएगा कि इमेज कैसा बनता है। इतना बता देता हूं, उसमें से एक में आप उल्टा दिखोगे। जी हाँ, आप उल्टे दिखोगे। आपका सिर नीचे और पैर ऊपर दिखेगा। तो ये सब क्या है, इसी को आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इसमें। मैंने सोचा है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर कर दूं। मैं चाहता तो 3-4 वीडियोस को बना सकता था, मेरे लिए भी वो आसान होता है, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, सारे के सारे टॉपिक्स आपको एक ही जगह मिल जाए ताकि पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अलग से वीडियो बनाना इसमें कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, एक ही वीडियो में सब कुछ डाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एकदम रामबाण है ये, एकदम रामबाण। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स। फिर देखेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को। ये कुछ टर्म्स मैंने लिख रखा है, आप देख लो। फिर हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ये एफ क्या है, आर क्या है, वो भी हम लोग देख लेंगे। फिर साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन यू बी एंड आर, लीनियर मैग्निफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, एंड एट लास्ट हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं है, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मेरी गारंटी है कि इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से हम लोग इस चीज को समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं समझाऊंगा ताकि कोई प्रॉब्लम आपके लिए ना हो सके। यहाँ पे देखिए, ये वीडियो सिर्फ किसी एक क्लास को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है। इस वीडियो में एक क्लास 10 वाला स्टूडेंट अगर देख रहा है तो हाई लेवल का वो इसको जान पाएगा। क्लास 12 का हो वो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो, लाइक जेई, नीट, आईआईटी वगैरह, उन सब के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी, इवन यूपीएससी, सबके लिए ये वीडियो रामबाण है। पॉलिटेक्निक तक के स्टूडेंट्स के काम का है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये काम का है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है और आपको बहुत मजा आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मेरी गारंटी है। देखिए, कहते हैं इफ यू फाइंड फिजिक्स बोरिंग दैट मीन्स यू आर लर्निंग इट फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन। अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स बोरिंग है, इसका मतलब ये है कि आप जिससे फिजिक्स पढ़ रहे हो वो इंसान रॉन्ग है। आप रॉन्ग बंदे से इसको पढ़ रहे हो। या फिर दूसरा टीचर मैं यहां पर ऐड करता हूं कि आप दिल से नहीं पढ़ रहे हो। आप एक बार ना समझने
इसको समझने की कोशिश करिएगा ना कि पूरा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना है, आपको A to Z सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए एकदम एनर्जी जुटा लीजिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, बहुत कुछ कवर करने वाला हूं। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि साहब है और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और आज हम लोग देखेंगे ऑप्टिक्स का बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है स्फेरिकल मिरर से कनेक्टेड। तो बने रहिए अंत तक, देखते हैं हम लोग आज का फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या है? देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने जिन मिरर्स की बात की जिसमें हम लोग छोटा देखते हैं या उल्टा देखते हैं, मोटा देखते हैं, लंबा देखते हैं, तो ये सारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। कौन से मिरर होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं इसको, क्या होता है वो चलिए देखते हैं। हम लोग एक ले लेंगे स्फेयर, एक स्फेरिकल मिरर यानी एक स्फेयर, ठीक है, जो कि है ग्लास यानी कांच का बना हुआ। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स को हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। तो एक गोल यहां से ले लिए, गोलक ले लिए, यानी एक स्फेयर ले लिए जो कि ग्लास का बना हुआ है। इसका एक पार्ट हम लोग काट लेंगे, यहां से यहां तक इसको काट लेंगे हम लोग। ठीक है, काटेंगे तो हमें ये ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग पॉलिश कर देंगे। तो इस तरह हम लोग को जो मिरर मिलता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक है ये कॉन्वेक्स मिरर और एक और है कॉन्केव मिरर, जिसके बारे में मैं बताता हूं कुछ देर में। ये कॉन्वेक्स मिरर है। हम लोग क्या किए, किसी मिरर का एक पार्ट हम लोग काट के ले लिए और अंदर में पॉलिश कर दिए, तो वो हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक इसके उल्टा और एक पार्ट ले लेंगे और उसके बाहर वाले पोर्शन में, इसमें देखिए मैंने अंदर वाले पोर्शन में यानी भीतर वाले पोर्शन में किया था, अब बाहर वाले पोर्शन को मैं पॉलिश कर रहा हूं। ये बाहर है, देखिए ये इस स्फेयर के बाहर मैंने पॉलिशिंग किया है। तो इस तरह जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक, एक स्फेयर ले लिए, उसको काटे, बाहर की तरफ अगर हम लोग पॉलिशिंग करते हैं तो वो हो गया कॉन्केव मिरर, अंदर की तरफ अगर हम लोग अगर पॉलिशिंग करते हैं तो वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एकदम सिंपल सा फंडा है ये। ओके, ये कॉन्केव और ये कॉन्वेक्स। अब देखिए, अब कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, मतलब इस मिरर से रिलेटेड कौन से पोर्शन को या फिर किस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे वो सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, ये जो दोनों मिरर्स हैं, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, दोनों तो एक स्फेयर का पार्ट है। तो जिस स्फेयर का ये पार्ट होता है उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। जैसे ये जो स्फेयर था इसका सेंटर यहां था, ओके, और इसका भी सेंटर सपोज यहां होगा। ठीक है ना, तो इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग एक लाइन खींच के अगर मिरर को मिला देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा एक लाइन अगर मिला देंगे तो वो क्या होगा बताइए? वो होगा वो जो सर्कल जिससे ये बना है, वो माफ कीजिएगा, वो जो स्फेयर जिससे ये बना है उसका रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर। तो सेंटर से मिरर को मिला देंगे, सेंटर से मिरर को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अच्छा, ये जो मिरर हम लोग बनाए हैं, इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पी यानी पोल। तो किसी भी मिरर के मिडिल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है,
आगे आते हैं। अब देखिए पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन मिला रहा है, इस लाइन को हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को हम लोग खींच के आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए जो स्ट्रेट लाइन पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं प्रधान अक्ष, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्केव मिरर को हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, और इन दोनों दर्पण को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो हिंदी टर्म्स भी हम लोग थोड़ा जान लिए। अब आता है अपर्चर ऑफ द मिरर। तो किसी मिरर के एक एंड से दूसरे एंड तक किसी स्ट्रेट लाइन से अगर हम लोग मिला दें तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। ओके, किसी मिरर के एक एंड से दूसरे एंड के लेंथ को हम लोग बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए हम लोगों को दो बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला तो कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट होता है तो वो जिस पाथ से आता है उसी पाथ से वापस चला जाता है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो पिछला वीडियो था लाइट का, उसमें आप इस चीज को देख सकते हैं। मैंने समझाया था इस चीज को कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसे समझाने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी बहुत से टॉपिक्स हैं आज। दूसरी बात जो हमें पहले से ही पता है कि किसी सर्कल का जो सेंटर होता है उससे अगर हम लोग उस सर्कल पर कोई लाइन खींचते हैं यानी रेडियस, वो इटसेल्फ क्या होता है, जिस पॉइंट पे इसको मिलाते हैं सर्कल के साथ, सर्कल के ऊपर, उस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होता है। यानी यहां पर अगर हम लोग एक टेंजेंट खींच दें तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये बातें हम लोगों को पहले से ही पता है, ठीक है। तो ये दो बातें थी जो हमें याद करनी थी, ठीक है, जानना था पीछे से। अब दो बातें अभी हम लोग नया नया जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट होगा तो वो एक पॉइंट से भी गुजरेगा, ठीक है ना। वो एक पॉइंट से होते हुए रिफ्लेक्ट होगा। मजे की बात यह है कि सिर्फ यहां से ही नहीं, कोई भी कहीं से भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहीं से भी उसको अगर हम लोग भेजें तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से होके ही जाएगा, मतलब एक पॉइंट से होके जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। नीचे से भी करेंगे तो वो इसी पॉइंट से होके जाएगा, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट से होके जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। जैसा कि अभी मैंने गलती से निकाल दिया मुंह से, तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के क्या होता है, जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में जब भी ऐसे ये पैरेलल आता है, प्रिंसिपल फोकस को हम लोग इस तरफ बढ़ा सकते हैं आगे। जब भी पैरेलल जाता है तो ये अंदर तो एंटर नहीं करता है, ठीक है ना, बाहर से ही ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है कि पीछे जब हम लोग इसको खींचते हैं तो वो एक पॉइंट पे मिलता हुआ दिखता है, ठीक है ना। नीचे से भी अगर भेजेंगे तो इसको तो ये कुछ ऐसे होगा कि पीछे जब लाइन खींचेंगे तो हम लोग को एक ही पॉइंट पे वो मिलता हुआ दिखेगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो जिस पॉइंट से होकर गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस या ओनली फोकस, ओके। और फोकस से जो हमारे पोल का डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी एफ, स्मॉल एफ,
ये जो स्मॉल एफ हम यहाँ देख रहे हैं ना, यानी फोकल लेंथ जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। ओके, तो ये हमारा फोकल लेंथ। चलिए अब जो दूसरी बात हमें जाननी थी वो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। कोई भी अगर मिरर हो, कोई भी मिरर, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट गुजरेगा वो वापस उसी पाथ से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो गुजरेगा तो वो नॉर्मली इंसिडेंट होगा मिरर के ऊपर, और नॉर्मली अगर इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, तो जिस पाथ से वो आएगा उसी पाथ से वापस लौट जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, अगर कोई नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली अगर वो इंसिडेंट हो रहा है तो वो वापस उसी पाथ से वापस लौट जाता है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा किसी मिरर पे तो क्या होगा कि वो वापस उसी पाथ से लौट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, स्मॉल एफ एंड कैपिटल आर, दैट मींस फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का हम लोग रिलेशन जानेंगे। अच्छा, इनके बीच का रिलेशन जानने से पहले जरा मैं बता दूं कि जैसा आप देख रहे हैं कि कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा है, जब भी कोई लाइट आ रहा है रे ऑफ लाइट तो वो एक पॉइंट पे आके मिल जा रहा है, राइट। इसी की वजह से कॉन्केव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इसका उल्टा कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में जब आता है तो वो क्या होता है, दूर छिटक जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये डाइवर्ज कर दे रहा है लाइट को। डाइवर्जिंग मिरर। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं एफ और आर के बीच का रिलेशन। तो एफ और आर के बीच का रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक बार कॉन्केव के लिए और एक बार कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो पहले कॉन्केव से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं एक कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे हमने मान लिया, और यहां पे इसका मान लिया फोकस एफ। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आर है और फोकल लेंथ इसका स्मॉल एफ है। ओके, यहां पे इसका पोल है। अब जो रे इसके पैरेलल यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा वो क्या होगा, वो फोकस से होकर के गुजरेगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग नॉर्मल यहां खींचेंगे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, सपोज पॉइंट ए में ये इंसिडेंट हुआ, पॉइंट ए में अगर हम लोग एक नॉर्मल खींचेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग जानते हैं नॉर्मल क्या होता है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाकर आप देख लो, वरना इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा समझने में। उसमें मैंने बहुत बेसिक टॉपिक्स को मैंने कवर किया है जो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो पहला उसको देख लो, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग अगर यहां से नॉर्मल खींचेंगे तो वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस पॉइंट पर जब भी हम लोग किसी लाइन को मिलाएंगे तो वो नॉर्मल होता है ना। अभी भी कुछ देर पहले ही मैंने इसको डिस्कस किया था। तो चलिए अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था उससे हम लोग ये जानते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो अगर ये थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ओके, अब यहां देखिए ये ऐसा ये जेड बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है वो बराबर होगा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा। ओके, बस इतना ही था। अब हम लोग करेंगे एक्शन सीधा। एक चीज बस और कर लेता हूं, इस पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस में हम लोग एक
परपेंडिकुलर खींच लेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग बी, ए बी। ओके, अब देखिए यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए बी एफ, ए बी एफ। तो हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक और बात जान लीजिए जरा, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ठीक है, वो उस ट्रायंगल के ऑपोजिट वाला जो दो इंटरनल एंगल है उसका समेशन होता है, ठीक है ना। मतलब अगर ये 20 होगा और ये 20 होगा तो बाहर वाला 40 होगा, ठीक। तो अगर बाहर वाला 2 थीटा हो और ये वाला अगर थीटा हो तो ये वाला क्या होना चाहिए? एक और एंगल जो है वो थीटा होना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए सेम कंडीशन, ये एक ट्रायंगल है, देखिए यहां दिख रहा है ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, माफ कीजिएगा ये क्या हो गया मुझे, ये देखिए ऐसा बन रहा है, देखिए ए यहाँ एफ है, यहाँ सी है, ये 2 थीटा है, ओके। ये वाला एंगल थीटा है, देख लीजिए यहाँ पे, ये अगर थीटा है तो ये वाला कितना होना चाहिए? ये भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग ये सब पिछले क्लासेस में जान चुके हैं, बहुत इजी सा चीज है ये। तो ये 2 थीटा तो ये थीटा और ये भी थीटा होना चाहिए। तो देखिए इस ट्रायंगल एबीसी में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू हमें पता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और जहां एंगल बन रहा होता है वहां बेस, तो इस एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इस एंगल के लिए BC हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। और AB हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB बाय BC, ठीक है। अब देखिए ये तो बड़ा था इसीलिए, अगर ये छोटा हो तो क्या होगा? अगर हम लोग छोटा लें, इतना बड़ा अगर हम लोग कॉन्केव लेंस लें तो क्या होगा? तो ये थीटा क्या होगा? छोटा होगा। ये जो एंगल है ये एंगल बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो हम लोग एकदम छोटा सा के लिए निकाल रहे हैं। फिजिक्स में वैसे भी हमें कुछ अगर फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटा के लिए पहले निकालते हैं। तो हम लोग एक बहुत छोटा सा, इतना सा हम लोग अगर ले लें, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये जो थीटा है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, यानी ये जो tan थीटा है वो आपको पता है कि जब स्मॉल हो जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। ये तो बेसिक नॉलेजेस है, आपको पता होना चाहिए, फिर भी जान लीजिए। अगर थीटा का वैल्यू बहुत कम हो तो sin थीटा इक्वल टू थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू भी थीटा हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज, ये जो AB है वो क्या होगा? अगर ये छोटा होगा, देखिए ये जितना बड़ा होगा ये जो B और P का डिस्टेंस है उतना ज्यादा होगा, और B और P का डिस्टेंस, देखिए B है और ये P है, BP, ये इतना छोटा फिलहाल दिख रहा है, ठीक है ना। अगर बड़ा होगा ये तो ये B और P बढ़ता जाएगा। उसी तरह अगर छोटा होगा तो B और P क्या होगा? क्लोज आता जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर स्मॉल अपर्चर होगा, फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर, स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर, मिरर के स्मॉल अपर्चर के लिए tan थीटा इक्वल टू हमें थीटा मिलेगा, और BC इक्वल टू में क्या मिलेगा? BC इक्वल टू मिलेगा PC, और PC इक्वल टू क्या है? PC इक्वल टू तो R है, तो हम लोग tan थीटा के प्लेस पे थीटा लिख देंगे, AB के प्लेस पे AB ही रहेगा, BC के प्लेस पे लिख देंगे PC, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB बाय PC के प्लेस पे कैपिटल R। तो यहां से हमें AB इक्वल टू मिल जाएगा थीटा R, ओके। सिमिलरली in triangle ABF, in right angle triangle ABF, देखिए ये वाला जो एंगल 2 थीटा है, tan 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम टू सेम, ये हो जाएगा AB बाय BF, और स्मॉल अपर्चर हो तो क्या होगा? स्मॉल अपर्चर के लिए फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर, यहां मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे। तो स्मॉल अपर्चर ऑफ द मिरर के लिए क्या हो जाएगा?
tan थीटा की जगह लिख देंगे 2 थीटा, AB के प्लेस पे लिख देंगे r थीटा, यहां से थीटा r, भाई r थीटा एक ही बात है, और BF के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, लिख देंगे PF। ओके, तो यहां से हमें PF इक्वल टू क्या मिलेगा, PF इक्वल टू मिल जाएगा r थीटा बाई ये 2 थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। PF क्या है हमारा, PF है हमारा फोकल लेंथ यानी F, तो देयरफॉर PF के प्लेस पे लिख देंगे F, और यहां से थीटा थीटा तो कैंसिल हो गया, बचा r/2, यानी कि ये जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इससे ये पता चलता है कि कॉन्केव मिरर के लिए ये जो फोकस है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट कौन होता है, प्रिंसिपल फोकस, या सिंपली हम लोग फोकस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ को बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है ना। तो ये था। अब चलिए देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो चलिए पता कर लेते हैं फटाफट यहां पे। तो देखिए इसे जरा इरेज कर लेते हैं। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यहां मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां मान लीजिए इसका फोकस। तो अगर प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो वो क्या होगा, तो वो कुछ ऐसा पास होगा कि उसको बैक जाने पे हम लोग को वो फोकस से जाता हुआ दिखेगा, बैक जाने पे फोकस से वो जाता हुआ दिखेगा, ठीक। अब चलिए यहां से हम लोग एक नॉर्मल खींच लेते हैं, तो वो नॉर्मल हमें मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ मीट करता हुआ। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट में जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको हमने थीटा मान लिया, ठीक। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, थीटा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों बराबर होगा, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। एक और बात, इस लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हमें दो पैरेलल लाइंस मिलेगा, और ये एक टेढ़ा लाइन, दो पैरेलल लाइन और ये लाइन इस तरह का रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या मिलेगा, हमें थीटा मिलेगा, ओके, अल्टरनेट एंगल्स इसलिए। अब देखिए ये ट्रायंगल देख लीजिए, इस पॉइंट का हमने नाम अगर ए रख दिया, तो यहाँ ट्रायंगल देखिए AFC के लिए ये ट्रायंगल हो गया, ये इसका एक्सटर्नल एंगल हुआ ये वाला, तो ये थीटा है और ये थीटा है, तो ऑपोजिट वाला जो एक्सटर्नल एंगल है वो क्या होगा, वो इन दोनों का होगा समेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा। क्लियर है। अब सेम फंडा, इसका नाम P रख देते हैं, और यहां से एक हम लोग परपेंडिकुलर AB ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर से देखिए ये ट्रायंगल ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या मिलेगा हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू AB बाय BC। यहां से देखिए ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के लिए है ना, हमें मिलेगा AB बाई BC, और स्मॉल अपर्चर के लिए अगर हम लोग लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा, AB के प्लेस पे AB रहेगा, BC के प्लेस पे लिख देंगे PC, तो यहां से हमें थीटा इक्वल टू मिल जाएगा AB बाई R, यानी कि यहां से AB इक्वल टू हो जाएगा हमारा R थीटा। क्लियर है। फिर से उसी तरह इन राइट एंगल ट्रायंगल ABF, अब इस ट्रायंगल के लिए हम ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए, तो ये हमारा ABF के लिए क्या हो जाएगा, ABF के लिए हो जाएगा हमारा
tan 2 थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी एफ। फिर से वही फॉर स्मॉल अपर्चर क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह लिख देंगे हम लोग 2 थीटा, ए बी की जगह लिख देंगे ए बी ही रहेगा, और बी एफ की जगह क्या हो जाएगा पी एफ। अब देखिए तो यहां से पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू हो जाएगा ए बी के प्लेस में हम लोग आर थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा आर थीटा बाय पी एफ 2 थीटा। 2 थीटा इधर आ गया तो थीटा थीटा कैंसिल, पी एफ के प्लेस में हम लिख देंगे स्मॉल एफ, यानी यहां पे हमें मिल रहा है स्मॉल एफ इक्वल टू आर बाई 2, यानी कि वो मिरर कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, हमेशा जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल फोकस है वो मिड पॉइंट होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। ओके, चलिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए तब तक हम लोग अगले टॉपिक में जाते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये है क्या, देखिए किसी मिरर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इमेज को पाते हैं। तो अगर हम लोग मेजरमेंट करेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट रखे हैं, जो हम लोगों को इमेज मिला है उसका साइज क्या है, कितने डिस्टेंस पे है, अगर ये सब हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो, या फिर फोकल लेंथ तो हम लोग का कितना है, ये सब अगर फाइंड आउट करना है, ये सब अगर मेजर करना है, तो इसके लिए हम लोग कब किसको पॉजिटिव लेंगे, कब किसको नेगेटिव लेंगे, इसका जो जितना भी कन्वेंशन है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके ना, तो हम लोग देखेंगे कि कब कैसे किसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। सबसे पहला रूल कहता है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। चलिए एक मिरर बना लेते हैं, एक कॉन्केव मिरर यहां बना ले रहा हूं, ये इसका पोल है। ओके, सपोज कि यहां पे इसका इमेज बन रहा है जो कि उल्टा इमेज बन रहा है। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि उल्टा इमेज ही हमें मिलता है अधिकतर, ठीक है, सिर्फ एक केस को छोड़ देंगे तो, पर बात की बात है, पहले से देख लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस लेना हो या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना हो या फोकल लेंथ लेना हो, हमेशा क्या होगा, हम क्या देखेंगे कि जो भी डिस्टेंस लेंगे हम लोग पोल से लेंगे। जैसे ग्राफ में हम लोग क्या करते थे, ग्राफ में हम लोग जो भी डिस्टेंस लेते थे वो ऑरिजिन से लेते थे, तो हमारे लिए यहां का ऑरिजिन कौन है, पोल है। ओके, नाउ नेक्स्ट है the distances measured in the direction of the incident light are taken as positive, while the distances measured in the direction of opposite to the incident light taken as negative। देखिए लाइट इधर से इंसिडेंट हो रहा है, ओके, तो लाइट जिधर इंसिडेंट हो रहा है उधर हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो इस तरफ जो भी हमें मिलेगा वो हम लोग उसको पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पोल से इस तरफ वाले में देखेंगे कि कौन सा है, तो पोल की तरफ से देखेंगे इंसिडेंट लाइट इधर हो रहा है ना, तो इस तरफ हम लोग को जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा और इसके ऑपोजिट वाले में हम लोग को जो भी मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, हम लोग को अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना हो तो हर एक डिस्टेंस हम लोग पोल से लेते हैं, तो पोल से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग मान लिए x है, ठीक है। तो जब पुट करना होगा तो p के पास हम लोग हाथ रखेंगे और देखेंगे कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किधर जाना पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा इधर है, तो ऑब्जेक्ट हमारा किस तरफ है, पोल के इस तरफ है, मतलब लाइट तो इधर इंसिडेंट हो रहा है बट इंसिडेंट लाइट के वो ऑपोजिट में है, तो ऑपोजिट में तो हम लोग इसको नेगेटिव लेंगे, तो जब भी वैल्यू पुट करना होगा तो हम लोग -x लिखेंगे। ओके, नाउ उसके बाद है द हाइट्स मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन आर कंसीडर्ड पॉजिटिव व्हाइल दोज मेजर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। ये क्या है, देखिए अगर हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, जैसे इसका अगर हम लोग को हाइट फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये किधर है, ये अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और जो नीचे रहेगा परपेंडिकुलर तो रहेगा बट डाउनवर्ड रहेगा उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव।
ओके, तो यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव में और हाइट ऑफ द इमेज है नेगेटिव में, क्योंकि ये अपर डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये तो था कार्टेशियन का। अब इसको हम लोग इजिली कैसे समझें? देखिए हम लोग बचपन से ग्राफ ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ में ऑरिजिन क्या होता है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करते हैं? किसी भी चीज को कंपैरिजन कर अगर लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? हम लोग लेते हैं ऑरिजिन से। तो उसी तरह इसका ऑरिजिन हम लोग मान लेंगे पोल, ये मैं पहले बोल दिया हूँ। सेकेंड थिंग, हम लोग क्या करते हैं, जब भी राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट की तरफ आते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। देखिए यहाँ भी सेम केस है, राइट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव। अगर हम लोग ऐसा डायग्राम बना रहे हैं तो प्रॉब्लम कब होगा? प्रॉब्लम तब होगा जब हम लोग डायग्राम को अगर उल्टा बना दें, हम लोग बनाए कि कभी क्वेश्चन में उल्टा दे दें, तो क्या हो जाएगा? तो होगा ये कि देखिए उल्टा है तो लाइट का डायरेक्शन इधर होगा, मतलब इंसिडेंट इधर होगा, यहाँ पोल है। ऐसे में कहीं आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पॉजिटिव मत ले लेना, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ उल्टा डायग्राम बना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ राइट साइड जाएंगे तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। ओके, बस ये ख्याल रखना है। बाकी अगर कोई भी डायग्राम है जो ऐसा बन रहा है लेफ्ट टू राइट, तो हम लोग उसको आराम से जैसे ग्राफ में जिस साइन कन्वेंशन को हम लोग फॉलो करते थे उसको यहाँ भी हम लोग फॉलो करेंगे। और ऊपर नीचे का तो हमें पता है, जब भी हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो ये तो उल्टा रहे सीधा रहे जैसा भी रहे, हमें ये तो हमारे लिए कुछ नया है नहीं, ये आराम से हम लोग जो है वो ध्यान में रख के कर लेंगे। ओके, तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। अब चलिए चलते हैं हमारे मिरर फॉर्मूला में। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक बार कॉन्केव मिरर के लिए और एक बार कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखते हैं कि एक्सप्रेशन कैसा आता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं कॉन्केव के लिए। तो कॉन्केव के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे इस तरफ। एक हमने कॉन्केव मिरर ले लिया, ये रहा इसका पोल, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहां पे ऑब्जेक्ट है, हमने मान लिया ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से हम लोग तीन रे यहां से निकालेंगे। पहला जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहां से होके जाएगा, फटाफट बताइए। ये पास होगा फोकस से, बहुत ज्यादा ये तो टेढ़ा हो गया, ये रहा, ठीक है। छोड़िए, थोड़ा आप, मेरा डायग्राम बहुत अच्छा होता है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लो। ओके चलिए, ये हो गया हमारा फोकस। दूसरा रे हम लोग देख लेते हैं कि जो पोल से होकर गुजरेगा उसका क्या होगा। तो पोल से जो गुजरेगा वो सेम एंगल बनाते हुए जाएगा, ओके, ये ऐसे पास होगा। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होगा इसका। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे होके गुजरेगा इसको थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो रे यहां से आएगा वो क्या होगा, वो जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। तो हमें यहाँ पे इमेज बनता दिख रहा है, ये रहा। सारे रेज जाके जहां मिलेंगे वहां पे बनता है इमेज। तो चलिए फटाफट हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा रहा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे बन रहा है हमारा इमेज। ओके, चलिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मान लेते हैं ए बी, इस पॉइंट का नाम, और इसको मान लेते हैं ए डैश,
बी डैश। ओके, ये तो फोकस है ही। इसको हम लोग मान लेते हैं एम, और एम से हम लोग एक खींचेंगे परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर, और इसको नाम दे दिए एन, यानी एम एन है एक परपेंडिकुलर। ओके, तो मैं एक बार फिर से डायग्राम को समझा दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट से एक रे चला है पैरेलल, जो कि फोकस से होके जा रहा है। दूसरा रे जो पोल से गया वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जो आया वो वापस उसी के थ्रू चला गया, उसी पाथ से वो वापस भी चला गया। तो ये था हमारा डायग्राम। ओके, अब चलिए, अब यहां से हम लोग कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो P से O का डिस्टेंस है, P से B का जो डिस्टेंस है, ये और डाल देता हूं, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। P से जो B का डिस्टेंस है वो क्या है? P से जो B का डिस्टेंस है वो है हमारा U। ओके, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और देखिए ये पोल के लेफ्ट साइड में है, और लाइट जो है वो राइट साइड में जा रहा है, रे ऑफ लाइट, यानी कि ये होगा नेगेटिव, क्योंकि पोल से ये नेगेटिव साइड में है। लाइट जिधर इंसिडेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट में है। ठीक, इमेज का भी वही हाल है। इमेज डिस्टेंस को हम लोग चलिए लेट कर लेते हैं v। ये भी पोल से, ये भी लाइट इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट साइड में है, तो ये माइनस v हुआ। और फोकल लेंथ f भी हमें मिलेगा माइनस में। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं फाइनली? अब यहां से कुछ कैलकुलेशंस लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये वाला ट्रायंगल एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, इसको मैं फ्रेश करके जरा इधर बना देता हूं। ये कुछ ऐसा है। ये ए डैश, ये बी डैश, ये एम है और ये एन है, और बीच में यहाँ पे एफ है। देखिए है ना ऐसा। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल आप लोगों को पता है क्या होता है? ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? इनका जो रेशियो होता है साइड्स का वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल MNF and triangle A dash B dash F are similar. Hence, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये हमें मिलेगा A dash B dash divided by MN। ये दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो भी बराबर होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ इन दोनों को ही ले रहे हैं। देखिए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये वाला और ये वाला साइड का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड के रेशियो का भी बराबर होगा, इन दोनों साइड के रेशियो का भी बराबर होगा, क्योंकि ये है सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये उसका प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल का। तो a dash b dash by mn इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? इक्वल टू मिल जाएगा हमें b dash f by fn। b dash f by fn। ओके, नाउ b dash f के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे आ जाते हैं। b dash f के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? देखिए उससे पहले जरा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अभी ये तो बड़ा अपर्चर है, इसीलिए ये n और p क्या है? थोड़ा डिस्टेंस पे। अगर हम लोग स्मॉल अपर्चर ले लेंगे, एकदम छोटा सा स्मॉल लेंथ के लिए लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें n और p ऑलमोस्ट एक ही जगह पे मिलेगा, दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेगा। इस हालत में क्या होगा? इस हालत में क्या होगा? देखिए ये जो fn है वो tf के बराबर हो जाएगा।
यानी बी डैश एफ डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा पी एफ। ओके, एक और बात, ये जो एम एन है, एम एन जो हाइट है वो किसके बराबर है? ये जो एम एन हाइट है ये ए बी के बराबर है। यहाँ एम एन के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे ए बी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ओके, अब देखिए यहां लिख देंगे फॉर स्मॉल अपर्चर, बी डैश एफ इक्वल टू क्या होगा हमारा, नीचे लिख देता हूं, बी डैश एफ इक्वल टू क्या है हमारा, बी डैश एफ इक्वल टू है, ओहो, एफ एन इक्वल टू है पी एफ। ओके, इसलिए एफ एन के प्लेस में हमने पी एफ लिखा है। तो यहां से मैं ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा? अब देखिए ये बी डैश एफ के प्लेस पे हम लोग पी बी डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं, पी बी डैश माइनस पी एफ बाई पी एफ। ओके, चलिए यहां इसका काम हो गया। अब आते हैं इन दोनों ट्रायंगल पे, ये वाला और ये वाला जो दिख रहा है ना, ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, ये ए बी पी न्यूज वाला ए बी पी नहीं है, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये देखिए यहां पे बन रहा है ना, ये ए बी पी ऐसा है, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, ए बी पी ऐसा है और ये इमेज ये ऐसा वाला एक और है, इमेज वाला जो ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी, ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? ये दोनों सिमिलर है तो सेम केस होगा। ये जो ए डैश बी डैश है और ए बी है, ये मिक्स हो जा रहा है इसके साथ, ए बी है, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर होगा, इसका और इसका, यानी बीपी, सॉरी पोल से लेंगे तो बेटर होगा, पीबी बाय पीबी डैश बाय पीबी, पहले इसका लिखेंगे तो पीबी डैश बाय पीबी। ओके, अब देखिए ये भी ए बी डैश बाई ए बी के बराबर, ये भी ए बी डैश बाई ए बी के बराबर, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, इसके प्लेस में ये रख देंगे तो हो जाएगा पी बी डैश माइनस पी एफ डिवाइडेड बाय पी एफ इक्वल टू पी बी डैश बाई पी बी। अब हम लोग पी बी डैश के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, माइनस v माइनस पी एफ के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ f, तो माइनस माइनस ये कर देगा इसको प्लस, पहले से माइनस था और फोकल लेंथ भी हम लोगों को नेगेटिव मिल रहा है, पी एफ फिर से ये माइनस एफ दैट इक्वल टू पी बी डैश मतलब माइनस v और पी बी इक्वल टू माइनस यू। तो यहां से ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, यहां अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये माइनस भी होगा कैंसिल, यानी कि हमें सम टोटल यहां से क्या मिल रहा है हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। हमें यहां से मिलेगा, ये माइनस अगर कॉमन ले ले तो इधर हमें मिलेगा, एक बार देख लेते हैं इसका, माइनस वी बाई माइनस एफ कर देते हैं अलग अलग, माइनस वी बाई माइनस एफ और फिर ये प्लस एफ बाई माइनस एफ इक्वल टू हमें मिल जाएगा v बाई यू। ओके, तो यहां से हमें मिल जाएगा v बाई एफ प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू v बाई यू। अब ये जो v है इसको इसके नीचे लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा v बाई वी एफ माइनस 1 बाई v इक्वल टू 1 बाई यू। ओके, नाउ v भी हो गया कैंसिल, तो यहां से मिलेगा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई यू। अब 1 बाई वी को उधर भेज देंगे तो हमें मिलेगा 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी।
यानी हमें मिल रहा है यहां से 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग देख लेंगे कि मिरर फॉर्मूला हमारा क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर को यहां ड्रॉ कर लेंगे। ये इसका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। ओके, ये ए बी हमने मान लिया। एक रे इंसिडेंट करेंगे पैरेलल, तो जो पैरेलल इंसिडेंट होगा वो कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होगा जिसको बैक करने पे हमें वो फोकस से मिलता हुआ दिखेगा। ओके, दूसरा हम लोग पोल के थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा, तो देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से वो सेम एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको लोग बैक साइड में लेके जाएंगे तो हमें यहां मिलता हुआ दिखेगा ये। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करके भेजेंगे। तो क्या होगा, वो उसी पाथ से वापस चला जाएगा और इसको जब हम लोग अंदर खींचेंगे तो देखेंगे कि वो उसी पॉइंट पे मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। ओके, इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग दे देते हैं a डैश b डैश, इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम लोग m, और m से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसका नाम होगा mn। ये c है हमारा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो ट्रायंगल है यहां पे MNF और ये a डैश b डैश f, ये दोनों सिमिलर होगा एकदम उस वाले डेरिवेशन की तरह, ये वाला भी होगा। यानी ये हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल MNF एंड ट्रायंगल a डैश b डैश f आर सिमिलर। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a डैश b डैश by mn equal to b dash f by fn। फिर लिखेंगे सिंस aperture of the mirror is very small। एकदम पिछले वाले डेरिवेशन की तरह ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं। अगर ये स्मॉल रहेगा तो ये जो n है और p है वो एक ही जगह दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये a डैश b डैश बाय mn, ये देखिए mn और ab सेम साइज का है तो mn के प्लेस पे ab, और ये b डैश f और fn के प्लेस पे हो जाएगा ये pf। क्योंकि अपर्चर स्मॉल है तो p और n एक ही प्लेस पे, इतना क्लोज है कि ऑलमोस्ट एक ही प्लेस पे लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस b डैश f के प्लेस में हम लोग लिख देंगे, और a डैश b डैश बाय ab इक्वल टू b डैश f के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, pf माइनस pb, pf माइनस pb, pf माइनस pb डिवाइडेड बाय pf। चलिए अब क्या करेंगे, अब ये दोनों ट्रायंगल लेंगे ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। देखिए क्लियरली दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर आल्सो सिमिलर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा a डैश b डैश
बाय ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा पीवी बाय पीवी डैश, सॉरी पीवी डैश बाय पीवी। ओके, तो इस ए डैश बी डैश बाय ए बी के प्लेस पे ये लिख देंगे, यानी पी एफ माइनस पी बी बाय पी एफ इक्वल टू पी बी डैश बाय पी बी। अब देखिए ये जो पी एफ है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो देखिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो एफ जो है वो पॉजिटिव होगा, पी बी डैश मतलब इमेज डिस्टेंस ये क्या होगा, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। बट ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीबी है ये क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस यू। तो यहां पी एफ के प्लेस पे लिखेंगे एफ माइनस पीबी के प्लेस में हम लोग लिखेंगे पीबी, यहां पीबी डैश होना चाहिए, सॉरी पीबी डैश पी एफ माइनस पीबी डैश। तो पीबी डैश के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस ऑफ वी, वी पॉजिटिव है और पहले से माइनस है इसलिए माइनस वी हो गया, ये पी एफ के लिए एफ हो गया, पीबी डैश के लिए हो जाएगा हमारा वी और पीबी के लिए माइनस यू। और तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा v को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ये f माइनस वी बाई एफ वी इक्वल टू माइनस वन बाई यू। और यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा वन बाई वी माइनस वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई यू। और f को भेज देंगे उधर तो यहां क्या मिलेगा, वन बाई यू प्लस वन बाई एफ इक्वल टू, सॉरी वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ। तो हमने देखा कि चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो दोनों के लिए ही सेम है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में ये क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस f के प्लेस पे r/2 हमें पुट कर देना है, यानी कि ये जो 1 बाई u प्लस 1 बाई v इक्वल टू 1 बाई f है, f के प्लेस पे r/2, तो हमें यहां से मिल जाएगा 1 बाई u प्लस 1 बाई v इक्वल टू 2 बाई r। तो ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मैग्निफिकेशन मीन्स कि कितना उसको मैग्नीफाई किया जा रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना मैग्नीफाई किया जा रहा है, इसका कैलकुलेशन जिससे हमें मिलता है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m इक्वल टू होता है I बाई O, दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने जब मिरर फॉर्मूला निकाला था तब दो डायग्राम हमने देखे थे, ये कॉन्केव के लिए और ये कॉन्वेक्स के लिए। दोनों के लिए v u f का वैल्यू डिफर कर रहा था, बट दोनों में ये एक्सप्रेशन कॉमन था, ये दोनों में ही हमने देखा था a डैश b डैश बाई a b इक्वल टू p b डैश बाई p b। इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो a डैश b डैश डिवाइडेड बाई a b इक्वल टू हो जाएगा p b डैश बाई p b। ये था हमारा a डैश b डैश, ये क्या है, ये साइज ऑफ इमेज a डैश b डैश। देखिए ये डाउनवर्ड है और साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो डाउनवर्ड रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ i। और AB तो अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा O दैट इक्वल टू, साइज हमने O उसका कंसीडर कर लिया है, PB डैश के प्लेस पे हो जाएगा माइनस B और PB के प्लेस पे माइनस U। माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो यहाँ से हमें I बाई O इक्वल टू मिल रहा है माइनस B बाई U। ये इस तरफ का माइनस उधर चला गया है, तो यानी हमें यहां से लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या मिला,
ये। ओके, अब चलिए कॉन्वेक्स के लिए भी सेम हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एक्सप्रेशन ये सेम ही होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमें कॉन्वेक्स में भी मिला था। अब हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन को u और f के टर्म में देखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के टर्म में। हमें पता है मिरर फॉर्मूला से 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, बाई u डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, u बाई u हो जाएगा 1, ये हो जाएगा u बाई v इक्वल टू u बाई f, और u बाई v को उधर भेज देंगे, u बाई f को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस u बाई f इक्वल टू माइनस ऑफ u बाई v। नाउ यहां हो जाएगा f माइनस u बाई f इक्वल टू माइनस u बाई v। देयरफॉर माइनस v बाई u इक्वल टू क्या मिलेगा हमें मिलेगा f बाई f माइनस u, यानी हमें लीनियर मैग्निफिकेशन क्या मिल रहा है, f बाई f माइनस u। ये हो गया हमारा f और u के टर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन। इसी तरह अगर हम लोग इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को लेकर के लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना चाहें तो कैसे होगा, ये सेम चीज, यहां हमने u से डिवाइड किया था, वहां v से करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा v बाई u प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई f, और 1 बाई f को इधर ले जाएंगे, v को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई f इक्वल टू माइनस v बाई u। और अच्छा यहाँ v होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f माइनस v बाई f इक्वल टू माइनस v बाई u। दैट मीन्स यहाँ से हमें m इक्वल टू क्या मिल रहा है, f माइनस v बाई f। चलिए, तो ये था हमारा फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के साथ लीनियर मैग्निफिकेशन का रिलेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन में कुछ ज्यादा खास नहीं था, बस इतना ही था। इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी चीज है, उसको आप क्लियर रखिए कि इमेज के साइज से ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी कि रैखिक आवर्धन हिंदी में। अब चलिए देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में कैसे कैसे इमेज फॉर्म होता है वो हम लोग को देखना है, जो कि आप देख पा रहे हैं 6 अलग अलग पोजीशंस के लिए हम लोग निकालने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। अगर कोई बॉडी इंफिनिटी में है, मतलब कहीं भी है, तो क्या होगा, कहीं भी है जहां हमें नहीं पता, तो क्या होगा, चलिए डायग्राम से समझते हैं। अगर पैरेलल होगा तो ये फोकस से गुजरेगा रे, और इधर एक और रे पैरेलल। पैरेलल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि कहां पे ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी में है। तो ऐसे में क्या होगा, इंफिनिटी में रहेगा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बन रहा है फोकस पे। ओके, और फोकस पे बन रहा है, और इसका साइज देख लीजिए एकदम डिमिनिश्ड है, एकदम छोटा पॉइंट साइज है। एक बार इसको मिरर फॉर्मूला से वेरीफाई कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 बाई यू, यू के प्लेस पे यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमारा इंफिनिटी हो जाएगा, प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। साफ साफ पता चल रहा है 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ। दैट मीन्स वी इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, एफ। यानी कि ये जो इमेज डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर है, यानी कि फोकस पे वो इमेज बन रहा है। सेकेंड है when the object lies beyond C। beyond C मतलब ये F है, यहाँ ये C है। beyond C मतलब इस तरफ अगर रहेगा तो क्या होगा, चलिए ऑब्जेक्ट का साइज हमने इतना ले लिया। ओके, एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा तो वो फोकस से गुजरेगा, और कोई रे अगर फोकस से गुजरा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, उल्टा होता है। तो हमें जो इमेज बनता हुआ दिख रहा है
वो दिख रहा है F एंड C के बीच में। तो हमें इमेज दिख रहा है F और C के बीच में। चलिए अब थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं। When the object lies at C, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बॉडी रहेगा तो क्या होगा? चलिए ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मान लिया। एक रे पहले पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से होकर गुजरेगा, और एक रे हम लोग भेजेंगे फोकस से तो वो पैरेलल होकर आएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे इमेज बनता दिख रहा है सी पे, तो सी पे इमेज भी बन रहा है। अच्छा, तीनों ही कंडीशन में, पहला कंडीशन में तो पॉइंट साइज बन रहा था, सेकेंड वाले कंडीशन में ये जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड है और उल्टा है, ठीक है, यानी इन्वर्टेड है। थर्ड वाले में क्या देख रहे हैं? थर्ड वाले में देख रहे हैं कि ये जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है और साइज ऑफ इमेज है वो बिल्कुल सेम है, बट ये जो इमेज है वो क्या है? वो इन्वर्टेड है, उल्टा है। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं। When the object lies between F and C, F और C के बीच में, यानी कि यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? सबसे पहले तो जो पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है, और जो रे फोकस से होकर जाएगा वो पैरेलल होकर गुजरेगा। तो देखिए ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो हमें जो इमेज बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है बियॉन्ड सी। हमें इमेज मिल रहा है बियॉन्ड सी, यानी सी के उस पार। ओके, और क्या हो रहा है? और देख रहे हैं कि वो मैग्नीफाइड है, बड़ा है पहले से, बट अभी भी ये इन्वर्टेड है। ओके, रियल इमेज है बिकॉज सब फ्रंट में बन रहा है। यहाँ पे रियल इमेज बन रहा था, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, सब रियल इमेज बन रहा है। वर्चुअल किसको बोलेंगे? वर्चुअल किसको बोलेंगे हम लोग आगे चल के देखते हैं। ये सारे रियल है क्योंकि फ्रंट में ही बन रहा है। When the object lies at F, अगर F पे रहेगा तो क्या होगा? फोकस पे रहेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मान लिया, तो क्या होगा? देखिए पहला जो रे है वो पैरेलल भेजेंगे तो वो फोकस से होके जाएगा। ओके, यहां थोड़ा इसे बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरा वाला हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करके भेजेंगे ताकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाए। देखिए ये दोनों रे कहां मिलेगा जाके? दोनों पैरेलल हो गया है, कहां मिलेगा पता नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इमेज इन्फिनिटी में बनेगा। कहां पता नहीं, मतलब इन्फिनिटी। तो फोकस पे अगर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे, और ये बहुत दूर में जाके बन रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, बट इन्फिनिटी में बनेगा। कहां बनेगा पता नहीं। चलिए अब when the object lies between F and P, ये हमारा फोकस मान लेते हैं और ये C, तो F और P के बीच में, मतलब यहाँ पे एकदम फ्रंट में, सबसे पहले तो एक पैरेलल रे भेजेंगे जो हमारा फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करेंगे, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, इसको अगर टारगेट करके भेजेंगे, ये बैक करके यहां से आकर के ये ऐसे जाएगा। देखिए दोनों आकर के क्या हो रहा है? अलग होता जा रहा है, ठीक है ना, मतलब कि ये कभी नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों क्या हो रहा है? दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये कहां मिलेगा? ये मिल सकता है पीछे। यहां अगर हम लोग इस लाइन को मिला दें तो देखिए यहां पे ये लाइन मिलता हुआ दिख रहा है, तो हमें यहां पर एक मैग्नीफाइड इमेज दिख रहा है इसका, जो कि इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, बट वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि इसे पीछे से लाइन खींच के इसको बनाया गया है। इस इमेज को ड्रॉ करने के लिए हमें पीछे से लाइन खींचना पड़ा है, वर्चुअल लाइंस खींचने पड़े हैं, इसीलिए ये क्या है? ये एक वर्चुअल इमेज है जो कि मैग्नीफाइड है। तो रिकैप करके हम लोग देखते हैं, क्या देखें सबसे पहले? अगर ऑब्जेक्ट
इंफिनिटी में होगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे, जो कि एकदम पॉइंट साइज होगा। ठीक है, अगर वो इंफिनिटी से सी की तरफ शिफ्ट करेगा तो देख रहे हैं कि इमेज भी एफ से सी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखिए इंफिनिटी और सी के बीच में अगर वो बॉडी है तो हमारा जो इमेज है वो एफ और सी के बीच में बन रहा है। इस कंडीशन में वो क्या है, इन्वर्टेड है। थर्ड वाले में देखें कि वो और शिफ्ट करके जब सी के पास आ गया तो इमेज में शिफ्ट करके सी के पास चला गया। देखिए, ठीक है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जब इधर शिफ्ट किया ऑब्जेक्ट तो इमेज इधर शिफ्ट कर गया सी के पास। यानी कि हम लोग देख रहे हैं सी और एफ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज हमें कहां मिलेगा, बियॉन्ड सी। उसके बाद हमने देखा फोकस पे हो तो क्या होगा, तो एकदम उल्टा वाला प्रोसेस होगा। जब इन्फिनिटी में था तो इमेज फोकस पे बन रहा था। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे। ओके, उसके बाद वाले में तो बन ही नहीं रहा था तो हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर वर्चुअल बन रहा है। पीछे से अगर हम लोग लाइन खींच दे तो ऐसे में हम लोग को इस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग मिरर में खुद को सीधा देख पाते हैं। कॉन्केव मिरर में हम लोग खुद को उल्टा देखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि चम्मच में आप देखना क्या होगा, उसमें से एक में आप उल्टा देखोगे। चम्मच का जो ये वाला पोर्शन है ना, इस तरफ वाला, इसमें अगर आप अपना शक्ल देखोगे तो आपको उल्टा दिखेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको वो सीधा दिखेगा। वो अपने फेस को आप नहीं देख पाएंगे। आप कोई छोटा सा कोई चीज लेकर के उसके सामने रखिए, वो देखिए सीधा दिख जाएगा। एकदम नजदीक ले जाने पे तब वो दिखेगा, अदरवाइज वो उल्टा ही दिखेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में जरूर करें। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्केव मिरर की तरह बहुत सारे कंडीशंस नहीं है, सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं हो, किसी भी पॉइंट पे हो। बस दो ही कंडीशन है जिसके लिए हमें इमेज का फॉर्मेशन देखना है, सिर्फ दो ही कंडीशन ही मिलते हैं। वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो तो उसके अंदर होता है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी में है तो क्या होगा। दो पैरेलल लाइंस हम लोग ले लेंगे, दोनों कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि इसको बैक में हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो वो फोकस में जाके मिलेगा। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखने पर कॉन्केव मिरर की तरह यहां भी जो इमेज है वो फोकस पे बन रहा है। और ये भी क्या है, ये भी बस एक पॉइंट तक ही है, बहुत हाईली डिमिनिश्ड है, बस एक पॉइंट है और कुछ नहीं है। तो फोकस पे बन रहा है और हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक, और कुछ खास इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इंफिनिटी, कहीं पर भी अगर रहेगा ऑब्जेक्ट तो क्या होगा। तो चलिए इसका इमेज बनाते हैं। सबसे पहले तो एक पैरेलल लाइन हम लोग खींचेंगे जो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि फोकस में जाकर मिले जब हम लोग बैक ड्रॉ करेंगे उसका तो लाइंस। और दूसरा हम लोग पोल से लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने पोल नहीं लिखा है। पोल से लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगा। और फिर जब उसको बैक में ड्रॉ करेंगे तो हमें यहां पे इमेज बनता हुआ दिखेगा। यहां पे ये फोकस है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल और फोकस के बीच में हम लोगों को मिलेगा ऑब्जेक्ट जो कि क्या होगा, जो कि होगा डिमिनिश्ड, दैट मींस छोटा होगा और मिरर के अंदर बन रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और छोटा होगा। तो छोटा होता है, छोटा इमेज बनता है, इसलिए तो उसको यूज करते हैं हम लोग। जब भी किसी चीज को हम लोग को छोटा करके देखना होता है, बहुत सारी चीजों को देखना होता है एक साथ, तो हम लोग वहां पे कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। जैसे लुकिंग ग्लास में गाड़ी के, उसमें क्या होता है कि पीछे जो भी बसेस आ रहे हैं या कार्स आ रहे हैं तो पूरा का पूरा सीन देखना पड़ता है हमें पीछे का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर वहां पे यूज करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स का हम लोग यूज कहां करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉन्केव मिरर के बारे में। तो देखिए कॉन्केव मिरर में एक खासियत है, जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का एक इरेक्ट, मैग्निफाइड और वर्चुअल इमेज हमें दिखाता है। तो बाकी सब ठीक है, वो वर्चुअल दिखाता है क्या दिखाता है उससे मतलब नहीं है,
हमें मतलब इस चीज से है कि वो मैग्नीफाई करके दिखाता है और इरेक्ट होता है यानी सीधा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं शेविंग में। जब भी हमें शेविंग करना होता है तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम भाई अपने मुस्टैच या फिर बियर्ड को अच्छे से देख पाएं, बड़ा करके देख पाएं लार्जर साइज में, ताकि उसको अच्छे से हम लोग शेप दे पाएं। सेकेंड है डेंटल क्लिनिक में। डेंटल क्लिनिक में तो बहुत दांतों के जो भी हिस्से होते हैं, छोटे छोटे हिस्सों को बड़ा करके देखने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए डेंटिस्ट यूज करते हैं इसे। ऑप्थेल्मोस्कोप भी यूज होता है। ऑप्थेल्मोस्कोप आई स्पेशलिस्ट यूज करते हैं पेशेंट्स का आई चेकअप करने के लिए। और फिर हम ये यूज होता है एज ए रिफ्लेक्टर। एज ए रिफ्लेक्टर ये इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका शेप भी कुछ ऐसा है, ये ऐसे शेप का होता है। अगर बीच में हम लोग लाइट लगा दें तो क्या होगा, ये बल्ब अगर लगा दें बीच में तो ये बल्ब तो अपना रोशनी देगा ही। ठीक है, इसके अलावा जो रे इस मिरर पे पड़ेगा उसको भी मिरर क्या करेगा, इधर ही भेज देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा उसको। तो ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्टर का काम करता है। तो इसके लिए हम लोग इसको सिनेमा प्रोजेक्टर्स में यूज करते हैं, हम लोग मैजिकल लैंटर्न्स में यूज करते हैं, हम लोग सर्च लाइट में यूज करते हैं, हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं। तो बेसिकली कॉन्केव मिरर का हम लोग यूज देखते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करके देखना होता है, या फिर जब भी हमें एक अच्छे रिफ्लेक्टर की जरूरत पड़ती है तब। सर्च लाइट तो आपको पता ही होगा, वो जेल वगैरह में होता है ना, वो बड़ा बड़ा हैलोजन टाइप का, आपने देखा होगा फिल्मों में। चलिए, कॉन्वेक्स का यूज कहां करते हैं, तो मैंने पहले कहा कि जब भी हमें छोटा करके देखना होता है, हमें ज्यादा चीजें जब देखनी होती हैं तब हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स का। तो एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज होता है क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में दूर दूर की चीजों को देखना पड़ता है। दूसरा एज ड्राइवर्स मिरर, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि ड्राइवर्स के ऊपर जो मिरर लगा होता है, बस के ऊपर या कार में भी देखिएगा बीच में एक मिरर होता है, वो ड्राइवर्स मिरर होता है। इससे ड्राइवर पीछे वालों को देख पाता है। तो उसमें यूज होता है। साइड मिरर में यूज होता है लुकिंग ग्लास जिसको बोलते हैं। एज सेफ्टी व्यूअर्स एज डेंजरस शार्प टर्न्स ऑफ द रोड। ओके, देखिए आप लोग हिल स्टेशन में अगर गए होंगे तो एक चीज आपने कॉमन देखा होगा कि वहां पर जहां जहां पे शार्प टर्न्स होते हैं, वैसे हिल स्टेशन में शार्प टर्न्स लगभग हर जगह ही मिलता है। तो ऐसे में देखिएगा कि टर्न वाले प्लेस पे एक बड़ा सा एक मिरर लगा होता है राउंड शेप्ड, या फिर कुछ फ्लाईओवर्स में भी मैंने देखे हैं जहां पर ज्यादा जॉइंट हो, जहां पे ज्यादा जंक्शन हो, वहां पर मैंने देखा है। तो आप इसे देख पाएंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेफ्टी व्यूअर्स। इससे क्या होता है कि उस तरफ से जो आ रहा है और इस तरफ से जो आ रहा है, दोनों एक दूसरे को आराम से देख पाता है। आप अगर इसे नहीं देखें तो एक बार आप गूगल करके देख लेना, इसका इमेज आपको दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। तो ये था हमारा यूजेस, कुछ हमने जो देखा है और हमारे कुछ टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए। बहुत लंबा वीडियो था ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉपिक्स था इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत जगह पर मैं बहुत धीमे था, बहुत जगह में थोड़ा फास्ट हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि वहां पे फास्ट होना जरूरी है। तो अगर इस फास्ट होने के चक्कर में आपसे अगर कुछ छूट गया हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ज्यादा हेल्प चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें कॉन्टैक्ट करिए। और अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट अगर बन गया हो पूरा, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी लोगों में आप शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों में। खुद सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों से भी आप सब्सक्राइब करवाइए। चैनल के नाम के पास रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाइए, पास में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करिए, और उसके बाद ऑल का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। होगा क्या, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा, हमारा इससे मकसद भी पूरा होता रहेगा। और हमारा एक ही मकसद है, आपके नॉलेज को बढ़ाना। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे किसी अगले यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।